एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को NABH 5th एडिशन का PSQ 7 स्टैंडर्ड इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। उसके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो NC को फेस करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले था CQI, जिसको अब कर दिया गया है PSQ। ठीक है, तो PSQ का 7th स्टैंडर्ड क्या कहता है, इसमें कौन से ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप को ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा जैसे स्टडी लेवल में जाना चाहते हैं तो QM लर्निंग मेंबरशिप है, उसमें NABH फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आप असेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो वो FAQs जो है वो पढ़ लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, ये जो PSQ 7 स्टैंडर्ड है वो बेसिकली जो है किस पे फोकस किया जा रहा है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग पे। ठीक है, कि आपने इंसिडेंट तो कलेक्ट कर लिए, बट उसके बाद में क्या किया। ठीक है, तो PSQ 7 जो है वो कहते हैं इंसिडेंट्स आर कलेक्टेड एंड एनालाइज टू इंश्योर कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि उनकी एनालिसिस की जाती है, बट एनालिसिस में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी, क्या चीज़ें आप करेंगे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। बट इंसिडेंट रिपोर्टिंग की वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, मैं उसका लिंक जो है वो आई बटन में दे दूंगी। आई थिंक वो PPT के थ्रू मैंने उसको समझाया है, बट ये 5th एडिशन के अकॉर्डिंग है। तो PSQ 7 मैंने सोचा मैं आपको बता के और सारी चीज़ें क्लियर कर दूं। तो इसमें बेसिकली A से लेके F तक आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आपका कोर कैटेगरी में है, 3 जो है वो कमिटमेंट कैटेगरी में है, 1 अचीवमेंट कैटेगरी में है, और 1 जो है वो एक्सेलेंस कैटेगरी में। आई होप कैटेगरीज जो है वो आपको ऑलरेडी पता हो, क्योंकि मैंने पहले वीडियोस में बता रखी है, कैटेगरीज की एक्सप्लेनेशन दी हुई है हर एक की। ठीक है, तो PSQ 7 जो है आपका बेसिकली वो इंसिडेंट पे फोकस कर रहा है। ठीक है, आपको पता है हॉस्पिटल में कितने इंसिडेंट होते हैं, कुछ एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि इंसिडेंट्स ऑफ फॉल। ठीक है, इंसिडेंट्स ऑफ फॉल, निडल स्टिक इंजरी, ठीक है, कोई मेडिकेशन एरर हो गया, तो ये सारे आपके इंसिडेंट्स में ही आते हैं। ठीक है, अब इंसिडेंट्स को आपके क्वालिटी मैनेजर्स बोल देते हैं कि ठीक है आप इसको पेपर को फिल कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए और अपने पास रख लीजिए, बट उसके बाद उसका क्या करना होता है वो सिर्फ आपके जो क्वालिटी पर्सनल है उन्हीं को ही पता होता है। ठीक है, तो आज मैं ये चीज़ें सभी को बता रही हूँ कि इंसिडेंट को जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, एनालिसिस होती है इनकी, और इनके बेसिकली ट्रेंड्स को एनालाइज किया जाता है, और वो ट्रेंड्स जो है वो सभी के साथ शेयर किए जाते हैं। ठीक है, अब PSQ 7 में क्या चीज़ें आएंगी वो मैं बता देती हूँ। जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं आपके, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो कहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। अब इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिकली आपको मतलब बता दूं कि इंसिडेंट को आपने रिपोर्ट कैसे करना है, इंसिडेंट का रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होगा। ठीक है, तो अब आप रिपोर्टिंग सिस्टम में क्या चीज़ें करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। कि जो आपके रिपोर्टिंग सिस्टम होगा बेसिकली ये चीज़ है इंसिडेंट को मैनेज करना। तो अब आप मैनेजमेंट में एक मेन जो आपका पैरामीटर होगा वो होगा आपका रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग जो है उसमें आप क्या देखेंगे, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से इंसिडेंट्स हैं, कौन से इंसिडेंट्स नहीं हैं। तो इंसिडेंट्स के मैंने आपको एग्जांपल बताए, जैसे कि मेडिकेशन एरर, निडल स्टिक इंजरी, इंसिडेंट्स ऑफ फॉल। ठीक है, इस तरीके के, या कोई भी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स जो है वो भी सारे इंसिडेंट्स में आते हैं। आपके सेंटिनल इवेंट्स, आपके नियर मिस इवेंट्स, ये सारे आपके इंसिडेंट्स में आते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन कर ली, आइडेंटिफाई करने के बाद आप रिपोर्ट करते हैं। ये मैं आपको हायरार्की बता रही हूँ। आपने आइडेंटिफाई किया इंसिडेंट्स को, ठीक है, उसके बाद आपने रिपोर्ट किया। रिपोर्टिंग करने के बाद जो थर्ड चीज़ है, आप रिव्यू करते हैं उस चीज़ को। देखिए, सभी को सभी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, आप तक इंसिडेंट्स लेके आए जाएंगे, बट आपने आगे रिव्यू करना है कि वेदर इट इज़ इंसिडेंट्स और नॉट।
ठीक है। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है, ये इंश्योर करना है, बेसिकली आइडेंटिफाई नहीं इंश्योर करना है, रिव्यू करना है कि ये इंसिडेंट्स हैं कि नहीं। उसके बाद जब सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा इस स्टेप पे, तो फोर्थ आपने करना है एक्शंस ऑन इंसिडेंट्स, ठीक है। एक्शन लेना है बेसिकली आपने इंसिडेंट्स पे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रिपोर्टिंग सिस्टम, आपके मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर जो है आता है। तो मेन फैक्टर है मैनेजमेंट सिस्टम का, वो है आपका रिपोर्टिंग। तो उसमें क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन, देन रिपोर्टिंग, देन रिव्यूइंग और एक्शन ऑन इंसिडेंट्स। अब हर एक जो है इंसिडेंट का अलग अलग जो है वो एक्शन होता है, ठीक है। अब इंसिडेंट्स ऑफ फॉल के लिए आपके क्या एक्शंस होंगे, बेड रेल्स लगाएंगे, ठीक है। अब निडल स्टिक इंजरी के लिए आपके क्या एक्शंस होंगे, आपने पीपी फटाफट से करवानी है। डिपेंड करता है आपकी सीरोलॉजी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे आपने एक्शन लेना है। सिमिलरली मेडिकेशन एरर के केस में आपने क्या करना है, मेडिकेशन एरर जो है, रॉन्ग डोज, रॉन्ग रूट, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन एरर्स, ये सारे आपके मेडिकेशन एरर के अंडर आएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एरर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप एक्शन लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो कि मैनेजमेंट सिस्टम, देन रिपोर्टिंग में आपका आइडेंटिफिकेशन, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग ऑन एक्शन ऑन इंसिडेंट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है इंसिडेंट्स के केस में, ठीक है। अब मैनेजमेंट सिस्टम तो चलो अभी हमने ये वाली बात कर ली, बट इंसिडेंट्स के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है व्हाइल आइडेंटिफाइंग और कलेक्टिंग योर डेटा, कि आपने सारे इंसिडेंट्स जो है वो कलेक्ट करने हैं, चाहे वो पेशेंट को हार्म कर रहे हों या स्टाफ को हार्म कर रहे हों या नहीं, ठीक है, या हम कर रहे हों या फिर नहीं, ठीक है। तो ये सारे इंसिडेंट्स आप कलेक्ट करेंगे। जब ये वाली प्रोसेस होगी तब आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि किसको आपने इंक्लूड करना है एनालिसिस के लिए, किसको नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ इंसिडेंट्स जो होते हैं वो प्रिवेंटेबल होते हैं, तो उसके लिए आप प्रिवेंटिव एक्शंस जो है प्लान ऑलरेडी लेके चलेंगे कि वो चीज़ बार बार रिपीट ना हो, ठीक है। जहाँ पे करेक्ट करने वाला हो इमीडिएटली आपने करेक्टिव एक्शन लेना है कि इंसिडेंट को वहीं पे ही खत्म कर दिया जाए, वहीं पे ही रोक दिया जाए। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी प्रोसेसेस जो है इस्टेब्लिश करनी है आपने इंसिडेंट के एनालिसिस की, ठीक है। तो प्रोसेसेस फॉर एनालिसिस ऑफ इंसिडेंट्स। तो सेकेंड चीज़ यही है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एनालिसिस के लिए एक प्रोसेस होनी चाहिए इंसिडेंट्स की, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आएगा वो आएगा आपका QIC कमेटी का। QIC कमेटी मीन्स क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी, ठीक है। तो QIC का यहाँ सबसे मेन रोल आएगा। तो आपके हॉस्पिटल में QIC कमेटी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये कमेटी का मेन रोल क्या होता है इस केस में, इंसिडेंट्स के केस में, कि आपने इंसिडेंट्स तो अपने क्वालिटी मैनेजर को दे दिए, ठीक है। अब फर्दर जो है वो कमिटी में ये डिस्कस किया जाएगा इसका रूट कॉज क्या है बेसिकली, ठीक है। कोई भी इंसिडेंट्स होते हैं उसके रूट कॉज जो है हमेशा आइडेंटिफाई किए जाने चाहिए, तभी आपके क्वालिटी मैनेजर का जो काम है वो जाना जाएगा, ठीक है। तो रूट कॉज आप किसी भी इंसिडेंट का करें अपनी कमिटी को इन्वॉल्व करके, और इस चीज का ध्यान जरूर रखें अगर वो इंसिडेंट जो है वो किसी पेशेंट या किसी अदर पर्सन या फिर अटेंडेंट या स्टाफ किसी से भी रिलेटेड है तो उसको इसके रूट कॉज में जरूर इंक्लूड कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपने उससे पूछताछ जरूर करनी है, ठीक है, तभी आपका रूट कॉज जो है वो कंप्लीट होगा। क्योंकि हाइपोथेटिकली हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, बट अगर आपने प्रॉपरली जो है एनालिसिस करनी है, रूट कॉज करना है, तो जो पर्सन उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व होगा उससे अच्छे से पूछ के ही आप जो है अपने फॉर्म को फिल करके एनालिसिस कर सकते हैं। अब आपने रूट कॉज कर लिया, रूट कॉज करने के बाद उसकी फाइंडिंग्स के बेसिस पे आपने कापा बनाना है, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन बनाना है, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने क्वालिटी को फर्दर इम्प्रूव कैसे करना है। अगर कोई भी मिस्टेक है बार बार रिपीट होती रहेगी, आप उस पर कोई एक्शन नहीं लोगे तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कभी होगी नहीं। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो अगर आप वहीं पे छोड़ देंगे तो वहीं से डैमेज स्टार्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है, वो आगे फर्दर इम्प्रूव नहीं होगी। तो आपको क्वांटिटी में जो है इम्प्रूवमेंट्स करनी है। आज अगर आपने बेड रेल लगाए तो आप सेकंड चीज़ सोच सकते हैं कि फॉल को प्रिवेंट करने के लिए हम दूसरी चीज़ कर सकते हैं कि जैसे स्लिपरी टाइल्स ना हो,
ठीक है। अगर पेशेंट जो है मीन्स अपने हाइपोथेटिकली सोचना है कि हम फॉल कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसलिए हर जो है कदम पे, हर स्टेप पे आपको बड़ा ध्यान से किसी भी चीज़ को सोच के उसका कापा बनाना है। और ये जितने भी केसेस होंगे, कोई भी केस होगा, उसको डॉक्यूमेंट ज़रूर करना है, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये डॉक्यूमेंटेड होंगी तो ही वो जस्टिफाइड होंगी। अदरवाइज आप कुछ भी बोलते रहें, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, अब ये न्यू चीज़ इंक्लूड की है, पहले 4th एडिशन में नहीं थी, इसको अब ध्यान से समझना। जो भी आप एनालिसिस करेंगे, कोई भी हो, जैसे कि मैंने अभी आपको इंसिडेंस ऑफ फॉल का बताया, ठीक है, कोई भी एनालिसिस अगर आप करते हैं तो उसका रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर मीन्स जो भी आप फाइंडिंग्स वहाँ पे लिखेंगे उसमें रिस्क को पहले ही आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हाइपोथेटिकली हमने सोच लिया कि जो टाइल्स हैं वो स्लिपरी ना हो, पेशेंट गिर सकता है, रेलिंग ना हो, पेशेंट गिर सकता है, बेड रेल्स जो हैं वो ना हो, पेशेंट गिर सकता है, ठीक है। अगर मोपिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में वेट है तो पेशेंट गिर सकता है। तो इस तरीके के रिस्क को आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना है और वो आपने उसका रिस्क मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि 5th एडिशन के अंडर है, तो ये भी आप करेंगे। और आपके ऑर्गेनाइजेशन में इसके अलावा एक प्रोसेस होनी चाहिए जिसमें आप नियर मिस और एडवर्स इवेंट या सेंटिनल इवेंट्स को रिपोर्ट कर सकें, ठीक है। क्योंकि इंसिडेंट्स में मैंने आपको बताया हर चीज़ आएगी, नियर मिस इवेंट, सेंटिनल इवेंट्स, और सेंटिनल इवेंट्स भी आगे फर्दर बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाते हैं, जाके हर कैटेगरी में इवन सेंटिनल इवेंट्स हो जाते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करने का इनकी एक मीन्स इन्फॉर्मिंग प्रोसेस भी होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि PSQ 7th स्टैंडर्ड में कहे गए हैं कि आपकी रिपोर्टिंग बेस्ड है कि अगर कुछ भी इंसिडेंट हो तो उसको रिपोर्ट कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, और जो फाइंडिंग है उसकी रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो आई होप गाइज आपको ये टॉपिक जो है इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इससे आपको हर एक नोटिफिकेशन इस चैनल से रिलेटेड मिलती रहेगी। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।